आपको नेचुरली पीरियड्स के दूसरे दिन से कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपके एग्स बॉडी में रेडी होते हैं। जब वो एग ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे खूबसूरत एम्ब्रियोज होते हैं, उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। हस्बैंड के स्पर्म्स इस क्वांटिटी में होना कि नेचुरल हो ही नहीं सकता। फीमेल के अंदर AMH बहुत डाउन चले जाना या ट्यूब्स का बंद हो जाना, आप स्ट्रेट अवे IVF की तरफ जा सकते हैं। डिसीजन आपने अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ मिलकर लेना है। नाज़रीन, बांझपन एक ऐसा मसला है जो दुनिया भर में लाखों शादीशुदा जोड़ों को ज़हनी, जज्बाती और माशरती तौर पर मुतासिर करता है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर 6 में से एक जोड़ा बांझपन का शिकार है, यानी दुनिया में तकरीबन 17.5% अफराद ऐसे हैं जो फितरी तरीके से वालिदैन नहीं बन सकते। ऐसे जोड़ों के लिए जदीद मेडिकल साइंस ने उम्मीद की किरण रोशन की है, जिसे IVF कहते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है। ये तरीका इलाज अब सिर्फ एक मेडिकल ऑप्शन नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों जोड़ों के लिए खुशी, मुकम्मल ख़ानदान, नई जिंदगी की इलामत बन चुका है। एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 30 लाख से जायद बच्चे IVF और दीगर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के जरिए पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी IVF का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हवाले से कई गलत फहमियां, माशरती दबाव और लाइल्मी IVF जैसे प्रोसीजर को मुतनाज़ा बना देते हैं। अब ये IVF का प्रोसेस कैसा होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इन डिटेल इन पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट, IVF एक्सपर्ट डॉक्टर नायला जमीन। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल तो यही है, सादा और आसान अल्फाज में समझाइए आम इंसान के लिए IVF है क्या, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है? जी, थैंक यू सो मच, आपने इन्वाइट किया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली वही प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में अंधेरे में हो रहा होता है और हम उसको अपनी आंखों के सामने कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। यानी नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी एक एग मैच्योर होता है, स्पर्म उसके साथ मिलता है और फिर एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करता है और फिर यूट्रस के अंदर जाके वो 9 महीने पलता है। अब इस प्रोसेस में जो 9 महीने वाला प्रोसेस है वो तो आपकी बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी प्रोसेस है उसको हम आउटसाइड द बॉडी कर लेते हैं। और वो कितने मंथ्स का है? वो तकरीबन 1 मंथ के अंदर आपके एम्ब्रियो रेडी हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, 2 मंथ्स ऑलमोस्ट उसमें लग जाते हैं। इसमें होता ये है कि हम आपको नेचुरली पीरियड्स के दूसरे दिन से कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपके एग्स बॉडी में रेडी होते हैं। डे 14 पे जब वो एग ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं तो अब हम उनको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। सेम डे उनके अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है और अगले 5 दिन के लिए वो इंक्यूबेटर में स्टे करते हैं और एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब वो जो अच्छे खूबसूरत एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीजिंग बेसिकली नई टेक्निक है। पहले क्या होता था, डे 14 के बाद जो एम्ब्रियो बने अगले ही डे 20 पे वापस बॉडी में डाल देंगे। उस वक्त रिजल्ट IVF के अच्छे नहीं थे क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी अभी अब उस प्रोसेस से रिकवर कर रही होती है, अंडे निकालने वाले प्रोसेस से। तो अब हमने इस पे एक एडवांस स्टेप पे चले गए हैं कि हम उन एम्ब्रायोज को फ्रीज कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ जी, इस वक्त इंटरनेशनली साइप्रस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, UK के अंदर जो फ्रीजिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जो पेशेंट हमारे बाहर से आते हैं वो हमें बताते हैं। पाकिस्तान में हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हम IVF के प्रोसेस में जो फ्रीजिंग होती है उसकी कोई कॉस्ट पेशेंट को नहीं करते। जितना हमारा एक्सपेंस होता है हम उसी एक्सपेंस के ऊपर पेशेंट को वो कर रहे होते हैं क्योंकि इससे हमारी सक्सेस रेट बहुत ऊपर चला जाता है। अब वो जो फ्रीजिंग एम्ब्रियो, फ्रोजन एम्ब्रियो होते हैं, अगले महीने हमने फीमेल की बॉडी को रेडी करना है, फीमेल की यूट्रस को रेडी करना है और वो एम्ब्रियोज उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देने हैं और अब प्रेगनेंसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और बात क्लियर कर दीजिए। इसी प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोगों की एक सोच होती है कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, हमें नहीं करवाना, क्योंकि पेन से तो हर कोई भागता है। ख़वातीन ज़्यादा भागती हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं, समझना कभी कभी चीज़ों को लेकर मुश्किल हो जाता है क्योंकि इमोशनली सेंसिटिव तो होती है, वीक भी होती हैं। तो इस पेन के बारे में बताइए, पेनफुल प्रोसेस है नहीं है, कितना है? अच्छा जी, IVF को अगर मैं ये कहूँ कि IVF के सारे प्रोसीजर ऑलमोस्ट हम एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। अच्छा, कोई पेन नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट हैं चूँकि जिनके कभी अंडे रिलीज नहीं होते, बॉडी में अंडे बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, जब अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर हम बॉडी से एग्स को रिट्रीव करते हैं तो अगले 7 डेज के लिए थोड़ा सा पेट फूल सकता है, प्रेगनेंसी जैसी कैफियत हो सकती है, उल्टी आ सकती है। 7 डेज बाद दे आर परफेक्ट। लेकिन अगर हम IVF को पेन से रिलेट करें तो इसमें ज़्यादातर पेन फील पेशेंट करता है इमोशनल पेन, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा होता है जिसके लिए वो समझ रहा होता है कि अब मैं एक बहुत आगे आ गया हूँ तो मेरे लिए पता नहीं क्या होगा।
उस पेन को पेशेंट उसके साथ एसोसिएट करते हैं, और जो पेन आपके ब्रेन और हार्ट के अंदर होता है वो ज़्यादा डेबिलिटेटिंग होता है एज कम्पेयर। ये बताएं कि आईवीएफ किन अफराद या जोड़ों के लिए तजवीज़ किया जाता है? हर कोई करवा सकता है? हर बांझ जोड़ा आईवीएफ करवा सकता है? ये क्लियर कीजिए। अच्छा जी, इस वक्त जो हम फॉलो करते हैं गाइडलाइन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, वो बांझपन कहते हैं सिर्फ उन जोड़ों को जो 1 साल तक शादी के बाद इकट्ठे रहे, उसके बाद उन्होंने नेचुरली कंसीव नहीं किया। यानी कि 1 साल आप इकट्ठे रहें तो आपको कंसीव कर जाना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। आइडियली यू शुड गो टू फर्टिलिटी कंसल्टेंट, जो कि आपको देखे कि सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तो अब वो फर्टिलिटी कंसल्टेंट डिसाइड करेगा कि राइट नाउ यू शुड गो फॉर आईवीएफ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पेशेंट्स जो हैं वो शादी कर रहे हैं 35 साल की उम्र में, तो 35 साल का एक कपल जो है वो अगले 10 साल वेट नहीं कर सकता, कोई फीमेल की एग क्वालिटी, एग नंबर डाउन चला जाएगा। तो जब आप किसी फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको राइट अवे डिसाइड करवाएगा आपके कुछ टेस्ट की बेसिस पे कि अब आप करवा लें या अभी आप वेट करें। लेकिन कुछ ऐसी इंडिकेशन है जैसे कि हस्बैंड के स्पर्म्स इस क्वांटिटी में होना कि नेचुरल हो ही नहीं सकता, चाहे आप अगले 3 साल और ट्राई करें, वहाँ पे आपको वो कह देंगे आप स्ट्रेट फिर आईवीएफ की तरफ जाएं। फीमेल के अंदर एएमएच बहुत डाउन चले जाना या ट्यूब्स का बंद हो जाना, ये वो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो अगर आपको इवन साल से पहले भी पता लग गई हैं तो आप स्ट्रेट अवे आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये फिर मैं ये बात करती हूँ, ये डिसीजन आपने अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ मिलकर लेना है। बी ओपन विद देम, बी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज रियलिस्टिक। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हाँ जी, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि ना कोई नहीं, हमारे फलां जानने वाले थे, उनका 12 साल बाद हो गया। तो आई टेल देम कि ये 100 में से 1% लोगों के साथ होता है। क्या आप इस 1% के ऊपर ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे? हम जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला, एक घर बनता है बच्चों के साथ, आप उसके लिए उस 1% पर रिलाई कर रहे हैं कि हो सकता है 1% केसेस में, लेकिन आईवीएफ आपको वही सक्सेस टाइमली अगर आप कराते हैं तो 70 to 80% तक दे रहे हैं। बताइएगा कि बहुत से पेशेंट्स इस तरह से हैं, जोड़े इस तरह के हैं जिनके बहुत सारे मिसकैरेजेस भी हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? उनके लिए ये कितना रिकमेंडेड है? उन्हें कब ये करवा लेना चाहिए? आईवीएफ में जो है वो मिसकैरेजेस में बड़ा, आईवीएफ का मिसकैरेजेस में बहुत कम रोल है। इसमें ये है कि मिसकैरेज की जो जिन वजूहात में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनमें आईवीएफ, इक्सी और पीजीएस तो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, अगर एम्ब्रियो बना के आप फाइब्रॉइड वाली यूट्रस में रखेंगे तो वो तो वैसे भी मिसकैरेज हो जाएगा। यूट्रस जो कमज़ोर है और आप उसको, तो इसलिए मिसकैरेज इज़ नॉट इंडिकेशन ऑफ आईवीएफ। सिर्फ उसकी तकरीबन 10 to 12 केसेस ऐसे होते हैं, जो परसेंटेज ऐसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट में एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी आपके फोरम से, कि पेशेंट जब मिसकैरेज होता है तो उसके बाद डीएनसी की तरफ जाते हैं। जब वो डीएनसी करवाते हैं और ख़ास कर किसी अच्छे सेटअप से नहीं कराते तो उससे क्या होता है, यूट्रस का इन्फेक्शन होता है और ट्यूबें बंद हो जाती हैं। अब नेचुरल प्रोसेस ऑफ फर्टिलिटी स्टॉप हो गया, वो केसेस तो आईवीएफ की तरफ जाएंगे। यानी पहले अच्छा डॉक्टर साहब, डीएनसी को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। साथ ही साथ ये मिसकंसेप्शन, एक तो पेन वाला मिसकंसेप्शन होता है, दूसरा ये होता है कि फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं है और टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, आईवीएफ बहुत महंगा है, कैसे मैनेज करेंगे? एक प्रोसेस है। जी बिल्कुल, 9 माह का अलहदा है, उससे पहले जो आपने प्रोसेस 2 से 3 माह का कराना है वो अलहदा है। इसको भी ज़रा मेंशन कीजिए, अमाउंट किस तरह मैनेज हो जाती है एक नॉर्मल एवरेज इंसान के लिए? अच्छा, इसमें यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आपको सादी ज़ुबान में बात बताती हूँ कि जैसे अब हम जाते हैं फीमेल ख़ास तौर पे, अगर आप किसी अच्छी कंपनी का ड्रेस ले लेते हैं तो वो आपका 6 साल तक चल जाता है। ठीक है। एज कम्पेयर टू सस्ता लेते हैं, 2-3 दफ़ा करते हैं, वॉश करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। मैं पेशेंट को हमेशा ये बात बताती हूँ, आप पिछले 6 साल से जो इनफर्टिलिटी पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, अगर आप उनको कलेक्टिवली गिने तो वो आईवीएफ से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी कहीं जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात है राइट प्लेस पे आएँ, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आएँ। दूसरी बात है, जब आपका डिसाइड हो गया कि आईवीएफ करवाना है तो आईवीएफ नहीं, आपने इक्सी पे जाना है कि वो आईवीएफ की एडवांस फॉर्म है। दूसरी चीज़ ये कि आपने फ्रीजिंग की तरफ जाना है। अब इसमें जो कॉस्ट है वो मैंने वही बताया कि इक्सी की आईवीएफ की कॉस्ट सेम है, हम फ्रीजिंग की कॉस्ट नहीं लेते, वो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। आईवीएफ अगर उन लोगों को एक्सपेंसिव पड़ता है जो तकरीबन 8-9 साल इतने पैसे खर्च कर चुके होते हैं कि आप वो मायूस हो जाते हैं, कहते हैं पहले और तो जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है वो ये कि आप सेविंग करें इस प्रोसेस से पहले और उसके बाद एक माइंडसेट क्रिएट करके अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ पे आप पैसे लगाएं, क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप पैसे लगाएंगे भी तो आपके रायगा ऑब्वियसली नहीं। मैंने पेशेंट को देखा है, इतना बड़ा पलंदा पकड़ा था इनफर्टिलिटी की, तो जो
टेस्ट हैं वो तकरीबन कुछ 4 टेस्ट फीमेल के हैं और 1 टेस्ट मेल का है। पेशेंट ने इतना कुछ CBC, हेपेटाइटिस बी, सी, पता नहीं क्या क्या कराया होता है। सिर्फ ट्यूब्स को देखना है आपने AMH अपने अंडों को देखना है, आपने अपने यूट्रस का स्कैन करना है। इस वक्त जो IVF जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ पाकिस्तानी सेंटर्स के अंदर जो अच्छे सेंटर्स हैं वो तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख तक, और जो जिनके रिजल्ट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा है कि डिस्पोजेबल और मीडिया इंडिया, चाइना और उसका है। अगर आप अच्छा मीडिया यूज़ करेंगे, अच्छा डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हाथ का काम नहीं है, इसके अंदर स्किल से ज़्यादा डिस्पोजेबल का काम है। अगर आप अच्छा सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो यू विल मीट दैट 70-80%। आप सेंटर्स पे जाएं, अपना मिलें, वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट अच्छे एक प्रॉपर जो जेन्युइन IVF सेंटर है जो सही कर रहे हैं उसकी तकरीबन आपको 8-9 लाख के दरमियान मिलेगी, यानी 8 to 10 की ब्रैकेट, 8 to 10 की ब्रैकेट जो है वो। ये भी बताएं, कुछ लोगों में बड़ी गलतफहमियां पाई जाती हैं IVF को लेकर, जैसे कि कुछ कहते हैं ये बड़ा नेचुरल है, ये सिर्फ, और फिर ये भी कहा जाता है अमीरों के लिए जनाब ये, और इससे जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो भी जाएंगे तो ये नॉर्मल नहीं होंगे। इनके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया ये नेचुरल है। पहला आपकी आंखों से ओझल था और ये आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हो, देख आप सकते प्रोग्रेस देख सकते हैं। आपका ही एग यूज हो रहा है। अब एक अंडा किस क्वालिटी का है वो अगर मेरी बॉडी में भी फर्टिलाइज होगा तो क्वालिटी उसकी वही है। बल्कि IVF में हम जो बैड क्वालिटीज एग्स होते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द मोस्ट गुड लुकिंग एग, द मोस्ट नॉर्मल लुकिंग स्पर्म जो होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और आई कैन क्लेम, मेरे अपने घर में भी एक IVF का बच्चा है, वो आई कैन क्लेम कि ये आम बच्चों से ज़्यादा बेहतर होते हैं इन अ सेंस। अच्छा। एक तो ये बहुत पैम्पर्ड होते हैं, एक ये बहुत प्रेशियस होते हैं, और दूसरा ये कि इनमें कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या जो आपके ट्रीटमेंट के अंदर कोई डेफिशिएंसी रह जाने की वजह से जो चीज़ें आ जाती हैं वो नहीं होती हैं। IVF के बच्चे, मैं अपना फीडबैक पेशेंट से लेती रहती हूँ, दे आर मोर अच्छा, इनको ना शायद कंपेयर किया जाता है ब्रायलर बच्चे होते हैं ये ना, कुछ अजीब गरीब किस्म की। अच्छा जी, ब्रायलर को मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ब्रायलर बच्चे ये जो होते हैं ना, ये तो टोटली टेक्नोलॉजी हो रहा है, उसके अंदर यूज ही नहीं हो रहा। इसमें तो हम आपका यूज कर रहे हैं, आप वो प्रोसेस देख सकते हो, आप डेफिशिएंसी भी रिमूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही अहम मौजू पे आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है।